सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पति की अर्थी पड़ा हुआ था कि सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चली जा रही थी कि कोई मेरी मदद करो, वरना भूख के मारे मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस टाइम सिर्फ 500 का ही नोट था जो मैंने उसे दे दिया। वह बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देकर, बेटी वापस अपने घर जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई, भला मुझे क्या मिल सकता था। यूं मैं वापस ससुराल आ गई, मगर जैसे ही नज़र पति के अर्थी पर पड़ी तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा पति आज काम से जल्दी घर वापस आ गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। और मेरी सास खाना खा चुकी थी, सिर्फ मेरा पति ही रहता था। मैं जल्दी से रसोई में गई, फ्रिज खोला तो दोपहर का खाना और बची हुई सब्जी पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से निकाल कर गर्म किया, साथ में ताज़ा रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया, क्योंकि हम सबकी आदत थी कि खाना खाने के बाद जल्दी ही चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरा पति और सास बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने खाना खा लिया था। पति के सामने मैंने खाना रखा तो वह खाना खाने लगे। हम तीनों बिल्कुल चुप थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा था, लेकिन मैंने अपने उस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर रसोई में चली गई। देखा तो चाय उबल रही थी। मैंने चाय को कप में डाली और ट्रे उठाकर बाहर की तरफ आ गई। लेकिन आगे का सीन देखकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा, जैसे किसी ने मेरी जान ही निकाल दी हो। वह मेरा पति तख्त पर बिल्कुल उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ था और जोर जोर से अपना सीना मसल रहा था। मेरी सास उसके हाथ मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ सन्नी, तुझे क्या हो रहा है, कुछ तो बता। मेरी सास ऊंची ऊंची रोए जा रही थी। मैं भागकर अपने पति के पास पहुंची। अगले ही पल मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग बह रही थी। वह अपना गला पकड़कर बिना पानी के मछली के तरह तड़प रहा था। उससे पहले कि मैं कुछ समझती और किसी को कुछ मदद के लिए बुलाती, अचानक मेरे पति का जिस्म ठंडा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां पलट गई। 2 मिनट में मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मेरा पति मुझे और अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मेरी पूरी दुनिया और मेरा पूरा संसार मेरा पति था। उसका इस तरह अचानक मौत मुझे हिलाकर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उसके अलावा मेरा कोई आगे पीछे नहीं था। मेरे घर का चिराग बुझ गया था और मोहल्ले के लोग भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का सीन देखकर वह भी हैरान से बुत बने खड़े थे। अचानक मुझे अपने दम घुटने का एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सारी चीजें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन सब बेसूध हो गया। अगले ही पल मैंने अपने बदन के वजन के साथ जमीन पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी तक भारी था। मैंने नासमझी से इधर उधर देखा। अगले ही पल मेरे पति की अर्थी जो मेरी नजरों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागी। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश रही। भागकर पहुंची तो देखा मेरे पति की अर्थी आंगन में पड़ा है और मेरी सास उसकी चारपाई से लगकर बैठी हुई है। उसकी आंखें देखकर लगता था कि जैसे वह पूरी रात रोती रही हो। जवान बेटे का गम था, आखिर एक माँ, और करती भी क्या। पति के अर्थी के पास पहुंची तो मोहल्ले की औरतों ने मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी कि लो देखो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशरम लड़की है। पति की अर्थी पड़ा है और अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे कुछ तो शर्म कर अपनी बूढ़ी सास का। कल शाम से चरपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट तक नहीं लिया उसने, फिर भी उसको तुम्हारा ही ख्याल रहा कि तुम्हें ना उठाया जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस हाल में भी उसे तुम्हारा ख्याल है। और एक तुम हो कि पहले अपने पति को जान से मारती हो और फिर बेशर्मी से उसी के घर में रहकर अपने नींद पूरी कर रही हो। तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। कैसी लड़की हो, हमारे सामने खड़ी हो। मैं उन लोगों की उसकी बातें सुन रही थी और कितनी सफाई से वह सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे थे। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सर झटका और अपने पति के अर्थी के तरफ भागी।
अभी मैंने चारपाई की तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम मुझे अपने बालों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मेरे बाल मुट्ठी में पकड़ रखे हों, मुझे अपनी तरफ खींचा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ी थी। उसने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिर गई। मैं दोबारा उठकर चारपाई की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे फिर से बालों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उनके अगले कदम ने तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ का किनारा कट गया और उससे खून बहने लगा। मैं उनके इस रवैये पर डर से कांप रही थी। अभी मैं उस झटके से ही ना समझ पाई थी कि उनकी बात पर मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। वह कह रही थी कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम कातिल हो, मेरे बेटे को तुमने मारा है, उसकी जान ली है तुमने। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो उसकी जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी है। फिर तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी जो तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पति थे, प्लीज मुझे उनके पास जाने दो। ऐसा ना करो। लेकिन मेरी सास को मेरे किसी भी विनती का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे के पास ले गई और दरवाजा खोलकर मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। मेरे ऊपर जुल्मों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर कर दी गई थी। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। मैं काफी देर दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन दरवाजे वाले सारे ही पत्थर दिल हो गए थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ रो पड़ी। चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो किधर जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी कि अल्लाह के नाम पर कोई मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझ पर रहम करो। मैंने अपने हाथ में पैसों की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 500 का नोट था। मैंने वह नोट उस औरत को दे दिया। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। शायद उसको बहुत भूख लगी थी। उस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया, अपनी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी दुखी हो? मैंने उनकी बात पर चौंक कर इधर उधर देखा। मैंने बेध्यानी में अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान करे, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पर ना फिर, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा कि तू बेसहारा नहीं है, तू बहुत भोली है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरा पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़कों की खाक छान रही है? तू तो मालकिन है, जा अपना महल संभाल, अपने घर जाओ, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तू हैरान रह जाएगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे पति के अर्थी का कोहराम मचा हुआ है और मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है। मैं तो उसकी बात सुनकर अपने घर की तरफ बढ़ गई और सोचा कि आखिर वहाँ जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी है, और खुशी ना भी तो एक दफ़ा फिर से अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है उनको मुझ पर तरस आ जाए और मुझे मेरे पति का आखिरी दीदार करने दे। यही सोचते सोचते अपने घर के दरवाजे पर आ गई। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। आगे जो सीन मुझे देखने को मिला उसे तो जैसे मेरी सारी ताकत खो दी। एकदम सुन्न होकर मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं अपनी जगह पर खड़ी जम चुकी थी। मैं अंदर का सीन देखकर हैरान होकर गूंगी रह गई। मेरा नाम रुचि है, मैं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और सास भी रहते हैं। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। मेरी उम्र 32 साल है। ये बात उस टाइम की है जब मैं 21 साल की थी और दिल्ली के महंगे कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे माँ बाप एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस था, लेकिन उनका रवैया शुरू से ही बहुत सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वे हर टाइम गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई वजह थी, उनका नेचर ही इसी तरह का था। गुस्सा उनकी फितरत में था। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। वह मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उनके गुस्से से बहुत डरती थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते थे और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो।
मेरी माँ भी एक पढ़ी लिखी औरत थी और मेरे बाप की तबीयत के खिलाफ बहुत डरती थी और मेरे बाप के लिए हमेशा मेहरबान रहती थी। मुझे मेरे बाप के रवैये ने बिल्कुल अलग कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को बागी बना देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो हमारे ड्राइंग रूम में मेरे पापा के बिजनेसमैन अपने पार्टनर फैमिली के साथ बैठे हुए थे और पापा ने बिजनेस पार्टनर को अक्सर घर बुलाते रहते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे रिश्ते अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे के साथ तय कर दिया है। अगले संडे को तुम्हारी मंगनी है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने गुस्सा करने की कोशिश की तो माँ ने कहा कि खबरदार कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की। अपने बाप के गुस्से को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए कोई हंगामा किए बगैर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने लिए कोई और मुश्किल खड़ा करना नहीं चाहती थी। गुस्से से तन में आग लग रही थी। अपने कमरे में चली गई। वहाँ से अपना फ़ोन लेकर फौरन सन्नी को कॉल की और उससे कहा कि पापा मेरे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। सन्नी ने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट से ही मोहब्बत करती थी। सन्नी एक हैंडसम लड़का था। वह एक मिडिल क्लास घर से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वह बहुत अच्छा इंसान था और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वह रहते थे। बाप की मृत्यु हो गया था, जबकि एक बड़ी बहन की शादी हाई क्लास लोगों में ही हो चुकी थी। सन्नी के माँ का छोटा सा कारोबार था जिसको अब सन्नी ही संभालता था। मैं भी उसके साथ बहुत खुश थी। वैसे भी मैंने कभी अपने पैसों पर करूर नहीं किया था। दिन बीतते गए और मेरी शादी के दिन भी आ पहुंचा। सन्नी और उसकी माँ अगले दिन मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आ गए थे, जिस पर मेरे पापा ने उनकी बेइज्जती करके उनको घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मेरे से मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूं। खैर मेरे पार्लर जाने का टाइम हुआ। मम्मी ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजा और मुझ पर बहुत दबाव डाला कि तुम टाइम पर पहुंच जाना। हम उनसे इजाज़त लेकर बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ पार्लर की तरफ चली गई। मैंने गाड़ी में बैठने के साथ ही अपनी दोस्त से फ़ोन ले लिया और सन्नी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सन्नी पहले तो गुस्सा हुआ कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। मैंने उसे कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज। तुम मुझे पार्लर से आकर ले जाओ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सन्नी ने कहा कि क्या ये ठीक है, तुम्हारे माँ बाप। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, वे समझ जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम ही नाराज़ रहेंगे। सन्नी ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे पार्लर के पास ही हूँ, तुम मुझे कॉल कर देना। मैंने अपने ड्राइवर को बहाना करके घर भेज दिया। उससे कहा कि मेरा दुल्हन का जोड़ा घर पर ही रह गया है, आप मुझे लाकर दे दो, मैं जब तक तैयार हो जाती हूँ। ड्राइवर ने जाने के बाद मैंने जल्दी से सन्नी को कॉल मिलाया और उससे आने को कहा। अगले 15 मिनट में मेरे पास पहुँच गया था। मैंने अपनी दोस्त से सब कुछ समझा दिया था। उसके बाद मैं सन्नी के साथ चली गई। हमने मंदिर में जाकर शादी कर लिया और फिर सन्नी के घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी संगीन गलती की है। इधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान टूट पड़े। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगी। हमारे घर पर एक कयामत आकर बीत गई थी। मेरे पापा उस टाइम मुझे मारने के इरादे से निकल पड़े थे। माँ ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा ऐसा ना करो, वह हमारी इकलौती औलाद है। माँ ने उनके पैर पकड़ लिए और बेशक उसे माफ़ ना करो जिंदगी भर, लेकिन उसे कत्ल भी ना करो प्लीज़। पापा को माँ की कसम ने रोक लिया था। मुझे आज सन्नी के घर आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मेरे मायके से बराबर खामोशी थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन मैं ये ना समझ पाई कि तूफान आने से पहले हर तरफ चुप्पी हो जाती है। मैं हर चीज़ से बेखबर अपने ससुराल पर आराम से ज़िंदगी बिता रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। ज़िंदगी बड़े आराम से बीत रही थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने भगवान की कृपा की थी।
मेरी जान छूट गई। सन्नी अभी भी पढ़ रहा था, साथ में वह काम भी कर रहा था। वह सुबह सवेरे 10 बजे तक जाता और फिर 9 बजे वहाँ से कॉलेज चला जाता। वहीं से 8 बजे लौट आता। मेरी सास कपड़े सिलाई करती थी। मैंने घर में रहकर कपड़े सिलाई करना भी सीख लिए थे। उनके घर का इंतजाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। मुझे शुरू शुरू में थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया था। इस तरह हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। अब थोड़ा महसूस किया था कि माँ का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा हो गया था। वह बार बार मुझे कहती थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहिए, तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो वो सब कुछ भूल गए होंगे और तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के गुस्से का सामना कर पाती। कहीं वो मुझे देखते ही गोली मार देते। मैं हर दफ़ा अपनी सास से कोई न कोई बहाना करके उनको टाल देती। खैर, दिन बीतते जा रहे थे। सन्नी का रवैया भी अब कुछ दिनों से बदलता हुआ जा रहा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही सोचा कि हो सकता है काम ज़्यादा है, इस वजह से परेशान हो। उस दिन भी रोज़ की तरह मेरा पति नाश्ता करके दफ्तर चला गया। पीछे मैंने घर के काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को रात को ही आना था। और दिन के टाइम मैंने चिकन कोरमा बनाया था और 7 रोटियां भी बनाई थी। मैंने और मेरी सास ने खाना खाया तो सास ने मुझे कहा, जाओ आराम करो, बर्तन मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं बर्तन धो लूँगी, आप जाकर सिलाई करें। उनकी बात मैं मान गई और कमरे में आकर लेट गई। अभी कुछ ही देर बीते थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। साथ ही मेरे पति के मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज वह जल्दी आ गया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। इतने में मेरी सास भी बाहर आकर तख्त पर बैठ गई। उसने मेरे पति से जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आजकल कॉलेज से छुट्टी भी और दफ्तर में भी कुछ काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने पति को खाना दिया और चाय लेने अंदर गई। वापस आई तो मेरा पति मर चुका था। ये सीन ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो गई थी। मैंने अपने पति के अर्थी के पास जाना चाहा तो सास ने मुझे कहा कि तुम कातिल हो। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़क पर चली जा रही थी जब मुझे एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे घर जाने को कहा और कहा कि तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कि आज तक किसी औरत को नहीं मिली। मैं अपने किस्मत के हाथों मजबूर होकर घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी। दरवाज़ा खोलते ही साथ में मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब के ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर बराबर गिर रहे थे, जिसने ताज़ा महक भी आ रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति का अर्थी गायब था। साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। मेरे पाँव के नीचे भी ढेर सारी पत्तियां बिछाकर अंदर पहुंची, जहां एक रास्ता बनाया गया था। मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये सब क्या है। ये तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए, फिर ये सब क्या है। मेरे पति का अर्थी कहाँ गया, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उन फूलों की पत्तियों पर से गुजरते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। मेरी सास के कमरे में बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मुझे अपने पति की आवाज़ भी आ रही थी। उसने सही कहा था कि मैं बेसहारा नहीं हूँ, भोली और कम अक्ल हूँ। मेरे नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रची गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे अपने अक्ल पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक आदमी को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, कैसे आएगी मेरे साथ। तो फिर मेरी सास ने कहा, वह बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई भी बहाना बना देना, कह देना मैं बेहोश हुआ था, तुम लोगों ने मुर्दा समझ लिया। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी करो, किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना, जिस मकसद के लिए उससे शादी की थी वह अब आकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। इतना इंतजार किया था मैंने उस दिन का। कितना खुश थी जब तूने मुझे आकर बताया था कि अपनी बहन की तरह एक अमीर घर की लड़की फंसा ली है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खूसट बाप इतना टाइम लगाएगा। जब तुम लोग भाग गए तब भी मैंने यही समझा कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बूढ़े ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया।
और उस निकम्मी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। और उसको देखो, वह तो लैला मजनू बनकर तुम्हारे साथ चिपट कर रह गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचा था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूँ, क्योंकि उसके बाप से तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। अब कब तक मुझे मुफ्त में बिठाकर रोटियां खिला रहे थे, इसलिए उस कलमोही के हाथ से जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलवा दी और ये कहकर कि सन्नी को बुखार है। ये सब ड्रामा मैंने ही रचाया था और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए थे। मैं तो हैरान से बुत बनी बातें सुन रही थी और कितने आराम से मुझे उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, मुझे यूं लगा जैसे क़यामत तो अब आई है। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे, मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान ही निकाल दी। मैं बेजान होकर फर्श पर गिर गई। मेरे पति और सास ने जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो कलेजा उनके चेहरे पर खौफ के साए लहर उठे। मेरे पति ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाला। मुझे होश आया तो मेरा पति कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं जल्दी से उठी और कहा कि मुझे मेरे पापा के घर जाना है। मैं उसकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं अपने पापा के घर पहुंची तो वहां मातम छाया हुआ था। मेरे पापा एक हफ्ता पहले ही मर चुके थे और मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर गए थे। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल सन्नी ने मुझसे दौलत के लालच में शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे बाप ने मुझे अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उनका दिल मेरी तरफ से उठने लग गया। वे दोनों वहां बैठे मुझे निकालने की वजह ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा रचाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पीछे से किसी के मुंह से खबर सुनी कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। उन्होंने मरने से पहले मुझे पूरे जायदाद का मालिक अपनी इकलौती औलाद को बना दिया है। ये खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। ऐसा चौंक गया जैसे उसे कुछ याद नहीं। ये सब समझा करो, हमारी गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। मेरी सास और मेरा पति अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी दौलत अपने नाम करवा सके, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूंगी। शाम को मेरी सास और मेरा पति मेरे घर आए, मुझसे बराबर माफियां मांगने लगे। मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ। मायूस होकर लौट गए। उस रात मेरे पति की बहन का डिवोर्स हो गया, जिस पर उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। ये हादसा मेरे पति और सास की जिंदगी को बदल दिया। उन्हें अक्ल आ गई थी। मेरी सास अपने बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें पैरालाइज हो गया, जिसके बाद वो पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। सन्नी की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी खून के आंसू रोता था। चाहे उसने जो भी किया, लेकिन वह मेरी मोहब्बत थी। उसी मोहब्बत के वारी मैंने उसे माफ़ कर दिया। वे दोनों अब बहुत बदल गए थे। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी थी। 5 साल बाद भगवान ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटे से मेरी गोद भर दी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और जिस आदमी ने मुझे लखनऊ के नवाबी होटल में बुलाया था, वे आदमी मोहन को जानता था और सांची को भी जानता था। उस आदमी ने सांची के इलाज के लिए मेरे बेटे चंदू का ही चुनाव किया था और जो कुछ उस आदमी ने बताया था, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं वहाँ होटल से तो आ गई, लेकिन सारे रास्ते जैसे अंधेरों में बीती थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंदू ने इतनी बड़ी रात मुझसे छुपाई क्यों थी? जब मैं घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। अगली सुबह मैंने चंदू की तरफ देखा। वो मुझे गौर से देख रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे से सब कुछ पढ़ लेना चाहता हो। फोन कॉल के बाद मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। आखिर वह कौन था जो मुझे सांची के बीते हुए कल के बारे में बताना चाहता था? क्या वो कोई आदमी था जो सांची के बीते हुए कल का गवाह था, या फिर कोई ऐसा राज जिसे चंदू मुझसे छुपा रहा था? वह अब खुलने वाला था। मेरा दिल कह रहा था मुझे जरूर वहाँ पर जाना चाहिए, मगर दिमाग कह रहा था वहाँ खतरा भी हो सकता है। शाम के 5 बजने वाले थे। मैंने अपनी साड़ी को ठीक से पहना और चुप से घर से निकल आई। मैं चंदू को बताकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे यकीन था
वो मुझे जाने नहीं देगा। लखनऊ का पुराना नवाबी होटल, वहाँ उस टाइम थोड़ा भीड़-भाड़ कम था, क्योंकि 5 बज रहे थे। अभी ना खाने का टाइम था, ना ही लंच टाइम था, तो इसलिए शाम को थोड़ा भीड़ कम था। फिर वहाँ मैं चेयर पर बैठकर चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। फिर अचानक एक आदमी लंबे कद का मेरे पास आया और वह थोड़ा मेरे से उम्र में कम था। उसका चेहरा थोड़ा दुख में दिखाई दे रहा था। उसने मध्यम आवाज में कहा, जी आप कौन और सांची के बारे में क्या जानते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं बोली, मैं फूलवती। सांची सिर्फ गूंगी नहीं, वो बोलती थी, मगर उसकी आवाज एक हादसे में खो गई थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या, कैसा हादसा? मैंने बड़ी बेचैनी से पूछा। उस आदमी ने मेरी आंखों में झांका और बोला, ये हादसा किसी और ने नहीं, खुद चंदू ने किया था। ये संबंध सांची के बीते हुए कल से है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी। फूलवती, आप सोच भी नहीं सकती चंदू इस गुनाह में किस हद तक शामिल है। सांची को उसकी खोई हुई आवाज वापस दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वह उसका मुजरिम है, मगर वही उसका एक इकलौता सहारा भी है। चंदू से एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ही सांची को अस्पताल में एडमिट करवाया था। मैं ही इस एक्सीडेंट का इकलौता गवाह हूँ और चंदू को भी जानता हूँ। और मोहन मेरा ही भाई है। मोहन भी उस लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहन तो उसके गूंगे होने के बाद से मोहब्बत करता है। लेकिन जिससे सांची मोहब्बत करती थी, उसी ने ही उसको इस हाल तक पहुंचा दिया है। अब देखना ये है कि किसकी मोहब्बत जीतेगी और कौन हारेगा। मुझे तुरंत उस दिन वाली बात याद आने लगी, जब मोहन गुस्से में चंदू को कुछ कह रहा था और मोहन के आने से चंदू परेशान भी था। लेकिन मोहन ने अभी तक सांची से मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, क्योंकि सांची अब शादीशुदा है और ये सारी चालें मोहन ने ही चली है। मोहन सांची को हर हाल में पाना चाहता है, वो भी सांची की मर्जी से, लेकिन सांची बोल नहीं सकती। उस आदमी की बात सुनकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चंदू ने जो भी किया था, जिसका बोझ वह आज तक उठाए फिर रहा था, ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मगर मैं जानती थी कि सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी था। उस आदमी की बातों ने मेरे दिल दिमाग में तूफान उठा दिया था। अगर चंदू सच में सांची की आवाज खोने का जिम्मेदार था, तो फिर उसने उससे शादी क्यों की? क्या सिर्फ पछतावा था या उसके पीछे कोई और कारण छुपा हुआ था? जिस वक्त मैं घर में दाखिल हुई, चंदू आंगन में ही बैठा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह चौंक गया। मम्मी, आप कहाँ गई थी? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा। उसके शब्दों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गई। चंदू, मुझे सच्चाई जाननी है। कौन सी सच्चाई? चंदू ने फिर से हड़बड़ाकर कहा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सांची की चुप्पी के जिम्मेदार हो? चंदू के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास एकदम से नीचे गिरा। मम्मी, आप ये सब कहाँ से सुनकर आई हैं? चंदू की आवाज कांप रही थी। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहाँ से सुना है? पहले तुम ये बताओ, क्या सच है? मैंने गुस्से में कहा। चंदू ने नजरें चुरा ली, मगर मैं जानती थी वो झूठ नहीं बोल सकता। कुछ पल चुप रहने के बाद वो थके हुए शब्दों में बोला, हाँ मम्मी, ये सच है। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। बीते हुए कल का भयानक रात। चंदू ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ अपने कंधों से उतारने ही वाला हो। मम्मी, आज से कुछ साल पहले मैं सांची को जानता था, मगर तब उसका नाम सांची नहीं था। वह गुड़िया थी। वह खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, खुश थी, खूबसूरत प्यारी लड़की थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर एक दिन मेरी एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या गलती चंदू? मेरी आवाज कांप रही थी। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। मम्मी, क्या सच बर्दाश्त करने के लायक थी? मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। चंदू ने क्या किया था? क्या वही हादसा सांची की चुप्पी की असली वजह थी? ये सब जानकर मेरा दिल टूट चुका था, मगर अभी सच पूरी तरह खुली नहीं थी। ये जानने के लिए उस रात क्या हुआ था। मुझे चंदू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। चंदू के होठों से निकला हुआ ये सब मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। मम्मी, मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मेरी जुबान कांपने लगी। चंदू, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उस रात क्या हुआ था? चंदू ने आंखें बंद कर ली, जैसे बीते हुए कोई खौफनाक मंजर दोबारा उसके दिमाग में ताजा हो रहा हो। 5 साल पहले मम्मी, ये कहानी शुरू हुई थी जब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी। पहले एक आज़ाद पंछी की तरह था, उसी पर विश्वास करता था, जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से कभी नहीं लेता था। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम गुड़िया था, जो आज सांची के नाम से आप सबके सामने है। गुड़िया वो सबसे अलग थी, बहुत खुश और मासूम, मगर बेहद जिद्दी। हमारा एक ही सब्जेक्ट था जिस पर हम पढ़ाई कर रहे थे, और धीरे धीरे वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। मगर शायद दोस्ती से ज़्यादा चंदू की आवाज़ फिर से बिखर गई।
मगर मम्मी, मैंने कभी उसकी मोहब्बत को गंभीरता से नहीं लिया। मैं जानता था वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है, मगर मैं अपने भविष्य को लेकर इतना उलझा हुआ था कि मैंने कभी उसके जज्बात की कदर नहीं की। चंदू ने फिर अपना सर झुका लिया। फिर वह जिसे सब कुछ बदल कर रख दिया था, वह हादसा जो सांची को गूंगा बना गया था। मम्मी, उस रात मेरी सालगिरह थी। मेरे दोस्तों ने एक बड़ी पार्टी भी रखी थी जिसमें सब मौजूद थे, गुड़िया भी। अब चंदू की सांसें उखड़ने लगी। वह रात बहुत खुशी का था, मगर मैंने शराब पी रखी थी। मेरे होश हवास काबू में नहीं थे। गुड़िया ने जब मुझे नशे में धुत देखा तो मुझे बहुत डांटा। वह गुस्से में वहां से जाने लगी और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह ना रुकी। चंदू की आंखें बिल्कुल लाल होने लगी। मम्मी, वह रात बारिश की रात थी। गुड़िया कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने गाड़ी निकाली और उसके पीछे चला गया। मैं नशे में था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिमाग सही से काम भी नहीं कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और गुड़िया को कहा वे वापस आ जाए, मगर वो बहुत गुस्से में थी। चंदू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, गुड़िया ने कहा और सड़क पार करने लगी। और फिर वह सब हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंदू ने गहरी सांस ली, जैसे उसके लिए ये शब्द निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मम्मी, मैंने एक झटके में गाड़ी का स्टीयरिंग दबाया। मेरा मकसद सिर्फ उसे रोकना था, मगर मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहे। मैं अपने हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया। अगले ही पल गुड़िया मेरी गाड़ी के सामने आ चुकी थी। मम्मी, मैंने अपनी आंखों के सामने गुड़िया को सड़क पर गिरते देखा। उसके चेहरे पर चोट आई थी, मगर सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये थी कि उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई थी। चंदू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मम्मी, मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। ये सब तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज जैसे किसी खाई में से आ रही थी, क्योंकि मम्मी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका। चंदू की आवाज टूट रही थी। गुड़िया का इलाज करवाया, मगर डॉक्टर ने कहा वो बोलने की हिम्मत खो चुकी है। मैंने उसे अस्पताल में कई बार देखा, मगर वह एक बार भी मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। चंदू ने सर झुका लिया। फिर एक दिन अस्पताल से ही गायब हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि वह कहाँ गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो मुझे कभी नहीं मिली। और मैंने अपनी जिंदगी में ये फैसला कर लिया, अगर कभी किस्मत ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया तो मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा। मैं सांस भी ना ले सकी। ये सब हकीकत थी। चंदू ने सर उठाया। मम्मी, वह आज हमारे घर में सांची बनकर बैठी है, और मैंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं उसे उसकी आवाज वापस दिला सकूं। मेरे कानों में सनसनाहट गूंजने लगा। चंदू के गुनाह का भुगतान सांची की चुप्पी थी, मगर एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सांची सच में चंदू को माफ कर पाएगी? चंदू की बातों ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। ये तो हकीकत थी। मेरा बेटा, जिस पर मैं हमेशा बहुत फक्र और नाज करती थी, जिसे मैं हमेशा नरम दिल और इंटेलिजेंट बच्चा समझती थी, वही सांची के चुप्पी का असली मुजरिम निकला। चंदू, तुमने ये सब मुझसे छुपाया क्यों? सांची की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर उसी से शादी कर दी। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। मम्मी, ये शादी मैंने सजा के तौर पर की है, और मेरी शादी एक शर्त है। जिस दिन सांची की आवाज वापस आ जाएगी, मुझे सांची को छोड़ना होगा, और यह सब सांची की मर्जी से हुआ है। चंदू की आंखों में आंसू उतर आई थी। मम्मी, मैंने शादी इसलिए किया ताकि मैं सांची की आवाज वापस ला सकूं, ताकि मैं उसको मोहन को सौंप सकूं। मोहन ने वह सब किया है जो उसका अपना सगा भी नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में मुस्कुराहट उसे पास की। चंदू को देखा। तुम्हें लगता है कि सांची कभी तुम्हें माफ कर पाएगी? चंदू चुप हो गया। सांची सब कुछ सुन रही थी। उस रात मैं बेचैन थी। मैंने सांची के कमरे के बाहर से जाते हुए दरवाजे के अंदर झांका। वही लॉकेट अपने हाथ में लिए बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और कांप रही थी। वह सब कुछ सुन चुकी थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। सांची बेटी। सांची ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी परेशानी थी जो मैं जानना चाहती थी। मैंने धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ थामा। बेटी, तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया ना? मैंने धीरे से पूछा। सांची की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिल टूटने लगा। अगली सुबह सांची ने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने एक कॉपी निकाली और कलम से कुछ लिखने लगी। चंदू को बुलाइए। मैंने बेचैनी से चंदू को बुलाया। वह आते ही सांची के चेहरे पर नजर डालकर समझ गया कि समस्या बहुत गंभीर है। सांची ने कलम पकड़ा और कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी? चंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। कुर्सी से उठा और धीरे से बोला, सांची, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मगर मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आवाज वापस दिला सकूं। सांची ने सर उठाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद नफरत।
चंदू ने कदम आगे बढ़ाया। साची, मैं तुम्हें माफ करने का नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। बस तुम खुश रहो। साची ने कलम फेंक दिया और खड़ी हो गई। चंदू के तरफ देखा, फिर तेजी से बाहर निकल गई। चंदू अपनी जगह पर बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, शायद ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और ये वक्त ही बताएगा कि क्या साची कभी मुझे माफ कर पाएगी या नहीं। चंदू ने एक थकी हुई सांस ली और बोला, मम्मी, सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। मैं उसे उसकी आवाज वापस दिला सकता हूँ और इस खेल में सबसे बड़ा फैसला साची के हाथ में है। साची चंदू की बात सुनकर वहां से चली गई थी, मगर उसके चेहरे पर जो असर दिखाई दे रहे थे वो मुझे अंदर तक हिला गए थे। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। चंदू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गुनाह को स्वीकार कर लिया था, मगर क्या कभी साची उसको माफ कर पाएगी? मैंने चंदू के तरफ देखा, जो पत्थर का पुतला बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो माफी लायक तो नहीं, मगर सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, बस एक मौका, ताकि मैं साची की आवाज वापस ला सकूं। मैंने एक गहरी सांस ली। बेटा, ये फैसला अब साची के हाथ में है। साची का व्यवहार सब कुछ बदल रहा था। उसे नजरअंदाज करने लगी थी, जैसे वो चाहती हो कि चंदू भी वही तकलीफ महसूस करे जो बरसों से करती आ रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके साची के कमरे में जाने का फैसला किया। वह खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में वही लॉकेट था जिसे वो बार बार खोल कर देखती थी। मैंने धीरे से उसके पास गई। बेटी, क्या तुम सच में चंदू को कभी माफ नहीं कर सकती? साची ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर उसने एक कॉपी निकाली और कलम से कुछ लिखने लगी। क्या वह वक्त वापस ला सकता है? क्या वही जिंदगी मुझे वापस दे सकता है? मेरी आंखें नम हो गई। नहीं बेटा, वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, मगर शायद मोहब्बत की ताकत कुछ भी कर सकती है। साची ने कलम रखा और नजरें चुरा ली। बेटा, अगर चंदू चाहे तो वो तुम्हारी आवाज वापस ला सकता है। वह तुम्हें बोलने के काबिल बना सकता है। साची के हाथ कांप गए थे। सच में ये पहला मौका था जब उसके चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा नहीं। मैंने सर हिलाया। वह अपनी मुमकिन कोशिश कर रहा था बेटा तुम्हें ठीक करने की। साची ने गहरी सांस ली, फिर कलम उठाया और कुछ लिखा। अगर वो मेरी आवाज वापस ला सकता है तो मैं उसे एक मौका दूंगी, मगर सिर्फ एक आखिरी मौका। अगली सुबह चंदू अपने कमरे में बैठा था। जब वह चंदू के कमरे में आई, चंदू ने हैरान होकर दरवाजा खोला। साची ने एक कागज उसके सामने किया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ मोहन की हूँ और मोहन ने मेरे लिए वो सब किया है जो एक प्यार करने वाला करता है। मोहन मेरा बचपन का मंगेतर है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मोहन के। जब मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो गई तो मोहन ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं जब जवान हो रही थी तो मोहन मेरे पास नहीं था। वो मुझे कामयाब बनाने के लिए विदेश कमाने गया था, लेकिन उसी बीच मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और तुमने मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दे दी। उस रात जब मैं हॉस्पिटल से गायब हुई थी, मुझे मोहन ही वहां से ले गया था और उसने मुझे वो सच्चाई बताई जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मोहन ने बताया कि हमारी मंगनी बचपन में ही हमारे माँ बाप ने कर दी थी। मैं भी उस टाइम स्कूल में और हॉस्टल में रहा करती थी, क्योंकि हमारे घर से स्कूल बहुत दूर था। मोहन भी विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मोहन के माँ बाप और मेरे माँ बाप की तीर्थ यात्रा करते समय उनकी एक हादसे में मौत हो गई थी और हम दोनों अकेले इस दुनिया में रह गए थे। मोहन विदेश से आया था उनके अंतिम संस्कार पर, जब मोहन ने मुझे वो सच्चाई नहीं बताई थी कि वो मेरा बचपन का मंगेतर है। मोहन नहीं चाहता था कि मेरी पढ़ाई से ध्यान बटे, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और वापस विदेश जाकर जॉब की ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मोहन ने डॉक्टरों की टीम से बात की। उन्होंने बताया कि मैं ठीक हो सकती हूं, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरे दिमाग पर भी असर हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि सांची को इलाज के साथ साथ दिमागी डॉक्टर की भी ज़रूरत है, क्योंकि सांची को दौरे पड़ते थे तो वह सिर्फ चंदू का नाम लिखती थी। मोहन ने चंदू को ढूंढ निकाला और चंदू से ये शर्त रखी कि तुम्हारी सजा ये है कि सिर्फ सांची के ठीक होने तक तुम्हें सांची के साथ रहना है और सांची से शादी का झूठा नाटक भी करना है। हो सकता है वो तुम्हें देखकर दोबारा बोलने की कोशिश करे। उसके दिमाग के अंदर वह हादसा ऐसे चिपक गया है जिसे सांची की आवाज़ चली गई है, और शायद वह तुम्हें 24 घंटे देखे तो उसको तुम पर गुस्सा आए और वह शायद बोल पड़े। तुम तो दिमाग के डॉक्टर हो, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। मैंने सांची का सारा रिपोर्ट तैयार करवाया था। सांची के दिमाग की नसें सारी ठीक थी, लेकिन उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा दबाव था और शायद उसके दिमाग की थेरेपी करने से उसको शायद मुझ पर गुस्सा आता और वह बोल पड़ती और मैं उसको छत पर इसीलिए लेकर जाता था
और उसको मैं पुरानी बातें याद दिलाता था जिससे वो बहुत दुख में हो जाती थी, लेकिन शायद बोलती नहीं थी। अब उसके दिल में क्या था, अब तो वह सांची ही बता सकती थी। सांची सच में धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर की लालच ने सांची को रोक रखा था। सांची के दिल में भी मेरे लिए किसी कोने में अभी भी जगह है। वो बोल सकती है, लेकिन वह अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए मना कर रही है। उसके आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, वह हमेशा डरी हुई रहती है। उसने मेरी और मोहन की उस दिन बात सुन ली थी। जिस दिन सांची बोलने लग जाएगी तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन शायद सांची भी ये नहीं चाहती थी कि वो मुझसे अलग हो, लेकिन वो मोहन को भी बहुत चाहती है, क्योंकि मोहन का उस पर बहुत एहसान है। अब सांची को हम दोनों में से किसी एक को चुनना है। माँ, मैं अपने आप को सांची के लायक कभी भी नहीं समझता, क्योंकि मैंने सांची की मोहब्बत को सीरियस नहीं लिया और जाने अनजाने में उसका एक्सीडेंट भी कर दिया। मैं उसके प्यार के लायक कभी नहीं हूँ, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे अभी भी लगता है कि सांची के दिल में मैं अभी भी हूँ। उसे हम दोनों से किसी एक को चुनना है। अब आप बताओ माँ, सांची को हम दोनों में से किसको चुनना चाहिए? चंदू की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस सांची को मैं अपना बहू समझकर स्वीकार कर चुकी थी, असल में वो मेरी बहू थी ही नहीं। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि सांची को उन दोनों में से किसको चुनना चाहिए। और आप लोगों से मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए, सांची को मोहन और चंदू में से किसको चुनना चाहिए? और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।